Hello student, welcome again in SGPS online classes. Today we discuss accounting concept or assumptions. First of all, we understand accounting concept or assumption. Concept or assumptions means अवधारणाएं या मान्यताएं. कंसेप्ट वो होती है जिसको हमें मान कर फॉलो कर ही आगे बढ़ना पड़ता है, जिससे कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही रिजल्ट दे. अब अकाउंटिंग कंसेप्ट है, यानी कि अकाउंटिंग करने से पहले, अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले या अकाउंटिंग करने के दौरान हमें इन चीज़ों को मानना पड़ेगा, इन अवधारणाओं को या इन अजम्पशन को, मान्यताओं को मानना पड़ेगा. तो कंसेप्ट या अकाउंटिंग कंसेप्ट वो मान्यताएं हैं जो हमें अकाउंटिंग करने के दौरान फॉलो करनी है, इनको मानना है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट की. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट आर फंडामेंटल assumption and propositions within which the accounting operates. यानी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट या मान्यताएं या अवधारणाएं वह फंडामेंटल मान्यताएं हैं जिनके आधार पे अकाउंटिंग जो है वो ऑपरेट होगी, यानी कि अकाउंटिंग हो पाएगी. They are generally accepted accounting rule on the basis of which financial transactions are recorded in the books of account and financial statement are prepared. ये वो बेसिक रूल हैं और जनरल एक्सेप्टेड रूल हैं, यानी कि सभी को समान रूप से मानने पड़ेंगे जो भी अकाउंटिंग करेगा, चाहे वो कहीं भी करे. तो ये छोटे बिजनेस की अकाउंटिंग करे या लार्ज स्केल पे बिजनेस की अकाउंटिंग करे, एक पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करे या एक कंपनी की अकाउंटिंग करे, उन सब को इन जनरल एक्सेप्टेड रूल को मानना होगा. यानी कि इन बेसिक रूल को हम अगर मानेंगे तो ही हम प्रॉपरली हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो बुक में प्रॉपर रिकॉर्ड कर पाएंगे और उसी के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर होंगे और सही रिजल्ट देंगे. These accounting concept or assumption must be followed as they provided foundation for the accounting process. इन सब को हमें कंपल्सरी फॉलो करना है, कंपल्सरी फॉलो करना है, तभी हम अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे, उसको फाउंडेशन दे पाएंगे. तो जो फंडामेंटल अजम्पशंस हैं वो हम देखते हैं. द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशंस एंड एक्रूअल अजम्पशंस. इन 3 अजम्पशंस को हम आज समझेंगे. उसके बाद जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है अकाउंटिंग के दौरान, उसको हम आने वाले वीडियो में समझेंगे. इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं ये तीनों ही जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं उनको. तो कुल मिला के हमने ये समझा कि ये अजम्पशंस या कंसेप्ट या जनरल एक्सेप्टेड रूल हमें कंपलसरी फॉलो करने हैं और इनको फॉलो करेंगे तो ही हम प्रॉपर वे में अकाउंटिंग कर पाएंगे, सही सही अकाउंटिंग कर पाएंगे. तो सबसे पहली एजम्पशंस जो है वो हम समझने जा रहे हैं ओन गोइंग कंसर्न या गोइंग कंसर्न assumptions. Going concern assumptions. The concept of going concern assumptions that business will continue its operation for a long period of time and will not be sold or liquidated in the near future. इसमें यह मानकर अकाउंटिंग की जाती है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक कंटिन्यू चलता रहेगा और इसको हम न तो बेच रहे हैं और न ही इसको लिक्विडेट यानी कि इसको क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं. तो ऐसा मानकर अकाउंटिंग की जाती है. तो इसके पीछे हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि अकाउंटिंग अगर हम ऐसा सोच के मान के चलें कि भाई हमें अभी का अभी बिजनेस बंद करना है, तो वो बिजनेस जो है वो उसी टाइम हमें सारी एसेट्स जो है वो सेल करनी पड़ेगी
और सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा और उस बिजनेस को क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस जो है वही बिजनेस कंटिन्यू आगे चलता रहता है। तो बिजनेस में जो 2 टाइप की हमने पहले रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की एक्टिविटी समझी थी, तो जो रेवेन्यू नेचर की एक्टिविटीज़ है उनसे प्रॉफिट होता है और जो कैपिटल नेचर की एक्टिविटीज़ है उनसे एसेट्स जनरेट होती है या लाइबिलिटी जनरेट होती है, जो एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होती है। तो वो ये मान के ही चलते हैं कि भाई गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यानी कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा और इसे हम नहीं बेचेंगे, ऐसा सोच के ही हम उन एसेट्स को आगे फॉलो करते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे दैट इज वाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज assumptions और कंटिन्यूटी। इसको हम कंटिन्यूटी की assumptions भी बोलते हैं। On the basis of this concept, fixed assets are recorded at cost price less estimated depreciation based of useful life of the assets। इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करके हम उन एसेट्स को जिनको कि हम आगे फ्यूचर में भी यूज़ करेंगे, उनको उनकी कॉस्ट पे हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उनकी मार्केट प्राइस कुछ भी हो, बढ़ जाए या कम हो जाए। इसमें जो उसका एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दिया जाता है। तो ऐसा मान के हम एसेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये ऑन गोइंग या गोइंग कंसर्न अजम्पशंस फॉलो करने पर ही हम प्रॉपर वे में हमारी एसेट्स को रिकॉर्ड कर पाएंगे और इन नेक्स्ट ईयर उसको वापस हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो इसके पीछे ये कंसेप्ट काम करती है, एसेट्स की रिकॉर्डिंग में काम आती है और एसेट्स जो है वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड की जाती है, मार्केट प्राइस पे नहीं। इसी कंसेप्ट के बेस पे अब हम समझने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी अजम्पशंस और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट्स। Financial statements are used by various users for making inter-period, intra-firm comparison and making inter-firm comparison with the similar firm. These comparisons are feasible only when accounting policies and practice followed by the firm are uniform. This followed consistency over a period of time. कंसिस्टेंसी का मतलब है एक जैसा, यानी कि उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो या कोई चेंजेस नहीं हो, एक जैसा। तो इसमें जितने भी हमारे अकाउंटिंग हम जो कर रहे हैं उनको उनके जो जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं उसके अलग अलग बेसिस होते हैं और उन्हीं बेसिस को हमें कंटिन्यू सारे ईयर्स में फॉलो करना है। तो एक जैसा प्रिंसिपल फॉलो होंगे, एक जैसी पॉलिसीज फॉलो होगी अकाउंटिंग और एक जैसे रूल फॉलो होंगे, तो उससे हम क्या कर पाएंगे, एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन या उसी फर्म का जो अलग अलग ईयर के डाटा हैं उनका आपस में कंपैरिजन पॉसिबल होगा अगर हमने उन सारे ईयर में कंसिस्टेंटली एक ही पॉलिसी फॉलो की है। तो इसको हम और बेटर समझने जा रहे हैं। To make further clarity, let's explain with example. There are different methods of charging depreciation on fixed assets. Similarly, there are several methods of valuation of closing stock. The change of method significantly affect the profitability of enterprises. So, financial statement will not useful for making inter-period and inter-firm comparison. जिसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसके अलग अलग मेथड होते हैं और अलग अलग मेथड से क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग आ जाता है। इसी टाइप से स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें भी अलग 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 मेथड फॉलो करने से उसका वैल्यूएशन जो है वो अलग अलग आता है। तो ये चेंजेस होने से हर साल जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को अपन लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि उसमें जो एक ही मेथड, अगर अकाउंटिंग उसमें क्लोजिंग स्टॉक को जो आपको रिकॉर्ड करना है वो वैल्यूएशन करना है एक ही मेथड से किया है, तो आप उसी टाइप की फर्म जो उसी मेथड से करती है उससे भी कंपैरिजन कर सकते हो और अपने ही लास्ट जो प्रीवियस ईयर के डाटा उनको करंट ईयर के डाटा से आप कंपेयर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने हर साल पॉलिसी चेंज की, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो ये कंपेरेबल नहीं होंगे और इसका जो प्रॉफिट आएगा वो भी प्रॉपर
नहीं आएगा, जिससे मैनेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसको और अपन आगे समझते हैं। द चेंज ऑफ मेथड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस, क्योंकि जब भी मेथड चेंज होगा तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, जिससे वो आपस में कंपेरेबल नहीं रहेगा और यूजफुल नहीं रहेगा। इसलिए ये कंसेप्ट फॉलो करना जरूरी है। इट डज नॉट मीन द जम्पसन ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चेंज कर ही नहीं सकते। अगर लॉजिकल रीजन हो तो इसको चेंज भी किया जा सकता है, और जब भी आप चेंज करें तब आप उसको, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसके नीचे फुट नोट में आपको ये शो करना होगा कि आपने इस साल इस वजह से इस पॉलिसी को चेंज किया है। अदरवाइज आपको सेम पॉलिसी रखनी होगी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी होगी, तो ही आपके अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो यूजर के लिए यूजफुल होंगी। If the management feels that change in method will lead to better disclosure of financial performance of the business, it is free to adopt a change. अगर मैनेजमेंट इसको ऐसा समझे तो वो पॉलिसी में चेंज भी कर सकता है। However, the necessary change of method along with justification of change must be stated in the footnote enable to user of stated change, ताकि यूजर को उस चेंज का पता चल सके और वो उसको समझ सकें। तो ये कंसिस्टेंसी की अजम्पशन है जिसको कंपलसरी अकाउंटिंग में फॉलो करना होता है। अदरवाइज इसमें जो डाटा है उनका आपस में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो आपस में कंपेयर नहीं किए जा सकते। तो ये सेकंड थी कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब हम समझने जा रहे हैं थर्ड, एक्रूअल अजम्पशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं जिसको अकाउंटिंग के दौरान हमें फॉलो करना है। As per accrual assumptions, revenue and expenses are recognized in the period of their occurrence rather than when they are received or paid। यानी कि जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस है उसको आपको तब रिकॉर्ड करना है जब वो जनरेट हुआ है। जब भी कोई एक्सपेंसेस जनरेट हुआ है या जिस पीरियड में वो हुआ है उसी पीरियड में वो रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे उसका पेमेंट आप कभी भी करो या वो रेवेन्यू आपको कभी भी रिसीव हो। यानी कि जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, दे आर रिकॉर्डेड इन करंट ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट आइदर दे रिसीव्ड और नॉट। यानी कि उनको हमने रिसीव किया है या नहीं किया है, या पेमेंट किया है या नहीं किया है, उसका पेमेंट फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग जो है उसी टाइम होनी चाहिए जब वो जनरेट हुए हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो। Thus, revenue is recorded when sales are made or service are rendered and not when cash is received। यानी कि जब भी कोई रेवेन्यू जब सेल होती है उसी टाइम रिकॉर्ड की जाती है, या कोई हमने सर्विस प्रोवाइड की है तो उसका पैसा हमें कभी भी मिले, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हम एट ए टाइम करते हैं। तो इसी बेस पे हम जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उनको भी एट ए टाइम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उनका पैसा हमें बाद में मिले। तो प्रॉफिट उसी पीरियड का माना जाएगा जिस पीरियड में सेल हुई है, चाहे उसका पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर मिले, तो उसका इस अकाउंटिंग पीरियड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन जितने भी हैं वो इसी एक्रूअल अजम्पशन के बेस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। सिमिलरली expenses are recorded in the accounting year in which they have accrued even though cash is paid in the next accounting period। ऐसे ही एक्सपेंसेस वाले केस में भी हमें उन एक्सपेंसेस को उसी टाइम रिकॉर्ड करना है जब वो एक्सपेंसेस जनरेट हुए हैं। जैसे रेंट है तो रेंट जिस मंथ का है वो उसी मंथ में रिकॉर्ड होगा, चाहे उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर किया जाए, उसका बुक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर पेमेंट नहीं किया है तो उसको हम आउटस्टैंडिंग या ड्यू रेंट में हम उसको शो करेंगे। तो इसी बेस पे हम जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो भी रिकॉर्ड करते हैं और सही सही प्रॉफिट पता कर पाते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस जिस पीरियड से रिलेटेड है
और जो इनकम जिस पीरियड से रिलेटेड है उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए। Thus, to arrive at the correct profit or loss during an accounting period, all expenses and income be recorded on accrual basis, not on cash basis. It in real practice, accrual concept is a part of matching concept also. ये मैचिंग कंसेप्ट का भी पार्ट है जिसको हम आगे समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस का कंपैरिजन किया जाता है करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू से, और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस ही हमें प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट पता चलता है। तो प्रॉफिट सही से ही पता करना है तो जिस पीरियड का जो एक्सपेंसेस है या जिस पीरियड की जो इनकम है वो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगी, चाहे उसका पेमेंट रिसीव हुआ है या नहीं, या उस एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो ये बेसिक अजम्पशंस और कंसेप्ट हमें एक जैसे सारे बिजनेसमैन और सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, तीनों को ही एक जैसे इनको फॉलो करना होता है। तो जो भी अकाउंटिंग कर रहा है उनको इन बेसिक अजम्पशंस को जो है वो फॉलो करना होता है, और उसी के बेस पे अकाउंटिंग में सिमिलरिटी रहती है। और ये एक जनरल एक्सपेक्टेड रूल है जिसको सभी स्वीकार करते हैं, सभी एक्सेप्ट करते हैं, और इनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने से एक जो यूनिफॉर्मिटी यानी कि सारी अकाउंटिंग चाहे वो किसी भी कंसर्न की हो उनमें यूनिफॉर्मिटी का मतलब है एक रूपता रहेगी। तो ये हमने समझी बेसिक अजम्पशन या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, जिसमें हमने ये तीनों समझी आज। गोइंग कंसर्न अजम्पशन जिसके अकॉर्डिंग हमने समझा कि बिजनेस लगातार चलता रहता है ऐसा सोचकर अकाउंटिंग की जाती है। कंसिस्टेंसी अजम्पशंस में हमने समझा कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग मेथड, जो भी हमने प्रोसेस फॉलो किया है वो एक जैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंटली सिमिलर होना चाहिए हर एक ईयर में, ताकि हम इंटरफॉर्म कंपैरिजन या इंटरफॉर्म कंपैरिजन कर पाए। और तीसरा हमने समझा एक्रूअल अजम्पशन, उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करनी है, चाहे उसका पेमेंट हमने बाद में किया हो या बाद में रिसीव हुई हो। तो ये होती है बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस जिसको हमने समझा। आने वाले वीडियो में हम जो दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम समझेंगे। थैंक यू।